हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्रा लेकर आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बेटा सबसे ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे बीटेक हैं, गेट हैं, ES हैं, SSC की जो भी बच्चे टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, वो सब वीडियो लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक था नेक्स्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब सबसे बड़ी बात ये पैदा होती है कि हम कुछ दिन पहले पढ़ा हमने सिर्फ सिंपल विस्कोसिटी के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले बेटा डिफरेंस ये जान लीजिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं सिंपल विस्कोसिटी की, सिंपल विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है हमने बोला कि फ्लूइड जो होता है वो लेयर वाइज लेयर फ्लो करता है। कैसे करता है? लेयर वाइज लेयर करता है। ये ठीक है, और इनके भी जो फ्रैक्शन लग रहा है वो म्यू लग रहा है। ठीक है, इनके भी जो फ्रैक्शन लग रहा है वो म्यू लग रहा है। लेकिन हम बात करते हैं काइनेमेटिक की। दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इसको न्यू से डिनोट करते हैं। काइनेमेटिक का मतलब है कि ये जो हो रहा है ये लेयर वाइज नहीं हो रहा है, ये आपस में जो मास है वो डिफ्यूज होगा। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर में क्या होगी? डिफ्यूज होगी। यानी कि यहां पर सब कुछ क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, लेकिन यहां पर जो फ्लूइड होगा वो लेयर वाइज होगा। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इस पर फोर्स हम कंसीडर नहीं करते हैं बेटा। क्या नहीं फोर्स करते हैं? कंसीडर फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। तो लिखा हुआ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ सम टाइम रेफर टू ए डिफ्यूजिविटी। डिफ्यूजिव मतलब एक दूसरे में डिफ्यूज होना, घुस जाना। ठीक है, एक दूसरे में घुस जाना। डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम या डिफ्यूजिविटी ऑफ मास, या मास का डिफ्यूज होना वन टू अनदर। मतलब ये क्या चीज हो रही है? डिफ्यूज हो रही है एक दूसरे के अंदर। मतलब लेयर एक लेयर की दूसरे लेयर के अंदर डिफ्यूज कर जा रही है, घुस जा रही है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। ठीक है, लेकिन ये गूगल ट्रांसलेट से किया हुआ है, अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो गतिज श्यानता को कभी कभी संवेग की विसरणशीलता या द्रव्यमान की गति के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, इतना किसी को दिक्कत? चलिए चलिए बात करते हैं इसके पिछले टॉपिक की। इसको न्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू। अगर हम बोलना चाहें तो न्यू जो होता है वो म्यू अपॉन रो का रेशियो होता है। लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो, वैसे तो कोई जरूरत है नहीं। जो भी आपकी जो फॉर्मूला है उस हिसाब से आप डेफिनेशन बनाते हो। इट इज अ रेशियो ऑफ विस्कोसिटी पर यूनिट डेंसिटी, या रेशियो विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। चाहो तो लिख सकते हो विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। इतनी बात क्लियर हुई? न्यू इक्वल्स टू, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं, क्या थी यूनिट? ml-1 म्यू अपॉन रो की वैल्यू लगाइए। ये था न्यू इजिकल टू न्यूटन इंटू सेकेंड, और क्या था? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी क्या था? डेंसिटी था m अपॉन वी, मतलब kg पर मीटर क्यूब। एक यहां से ये कट कर दीजिए, क्या रह गया यहां पर? यहां रह गया न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर डिवाइड बाई kg। एक तो न्यू की वैल्यू ये आ गई, लेकिन इसको भी चेंज करना है। हमें पता है F बराबर ma, हमको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल्स टू ma, और इसको लिखेंगे kg और इसको लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? यहां वैल्यू पुट कर दिए। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको न्यूटन लिख सकते हैं। न्यूटन की वैल्यू यहां पुट कर दिए, यानी कि न्यू इज इक्वल टू
केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्या बचा, सेकेंड इंटू मीटर डिवाइड बाई केजी। केजी से केजी काट दीजिए, एक एस से ए काट दीजिए, क्या बचा, यहां 1 मीटर ये बचा बेटा, 1 मीटर ये बचा, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये मेरी वैल्यू बच गई किसमें, एम के एस में। ये मेरी यूनिट्स आगे निकल के मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर इसको डायमेंशन बदलना चाहे, अगर इसकी डायमेंशन निकलना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, सिंपल। यहां तक किसी को दिक्कत? और जो न्यू है, जो न्यू है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक, एसटीओ के, स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। न्यू इज अ स्टॉक। अगर हम बात करें, हमने बात की थी सब कुछ किस में बात की थी, एमकेएस में। अभी हम बात करेंगे सीजीएस में। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 स्टॉक इज इक्वल टू 1 स्टॉक इक्वल्स टू, क्या हो गया, मैंने अभी प्रूव किया था, क्या था, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब मुझे ये किस में थी वैल्यू, ये एमकेएस में थी, किस में थी, एमकेएस में। और मुझे बनाना है सीजीएस में, तो सेंटीमीटर यानी कि मीटर क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड तो वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये स्टॉक हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, किसमें, सीजीएस में। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं सीजीएस को कन्वर्ट करेंगे एमकेएस में। कर लीजिए भैया, क्या दिक्कत है। सीजीएस क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। इसको हमने क्या बोला था, 1 स्टॉक बोला था। ये क्या बोला था, 1 स्टॉक बोला था इसको, ठीक है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर क्या है, 10 की पावर माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। सेकेंड ऐसे ही रहेगा बेटा, तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, ये 1 स्टॉक हो गई। तो 1 स्टॉक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, एसएससी ने कई बार पूछा है कि 1 स्टॉक इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेंटी स्टॉक। अब पहले ही बता दो कि सेंटी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, ये जो सेंटीमीटर है ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2, और 1 स्टॉक कितना था, 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि सेंटी स्टॉक कितना हो गया, 10 की पावर माइनस का 6 सेंटी स्टॉक इक्वल्स टू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, कन्वर्जन करेंगे, तब आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपको ये सारी वैल्यू डायरेक्टली पता होनी चाहिए, आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कैसे कन्वर्जन किया गया बेटा, ठीक है। और ये सारी जो वैल्यू ली गई हैं वो एट 20 डिग्री सेल्सियस पर सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट की गई हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? इतना नोट करिए। किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो? चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यहां पर बेटा न्यू कर लीजिएगा। ये न्यू है ना, न्यू ऑफ वाटर, ये न्यू ऑफ वाटर है, ये इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ऐसे ही न्यू ऑफ एयर, इसको न्यू ऑफ एयर 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बाकी वैल्यू आपको पता हो या ना हो,
बेटा वाटर की और एयर की तो जरूर पता होनी चाहिए, अंडरस्टूड है आपको, अगर पेपर में दी हुई है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब बहुत दिक्कत आएगी। जब आपको अगर डाटा गिवन है तो ठीक है, तो डाटा वो इस्तेमाल करिए, वरना ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और न्यू फॉर ग्लिसरीन 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ठीक, कुछ दिक्कत नहीं है। अब एक बात करते हैं, इनको कंपैरिजन करें, अगर हम कंपैरिजन किसका, एयर का और वाटर का, तो जो लिखा हुआ है न्यू ऑफ एयर इज अबाउट 50 टाइम ग्रेटर कॉरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ वाटर, मतलब न्यू ऑफ एयर की वैल्यू ज्यादा है किससे, वाटर से, तो वही लिखा हुआ है न्यू ऑफ एयर इज अबाउट 50 टाइम, और ये एसएससी ने बहुत बार पूछा इतनी सी बात, ठीक है, कितना होता है 50 टाइम, भाई देखो वैल्यू अगर हम ये भी सेम है तो 15 गुना हो गई ना एयर की वैल्यू, किससे, वाटर से ज्यादा वैल्यू हो गई, साफ साफ लिखा हुआ है 50 टाइम्स ग्रेटर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाटर, यानी कि वाटर से एयर की 15 गुना वैल्यू ज्यादा है, साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू सब सेम है। अगर हम इसको करें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, 15 ही तो बचेगा, ठीक है, इतना नोट करिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्कोसिटी वेरिएशन विद टेम्परेचर। अब आपको पता होगा, जैसे हम पहले टॉपिक में पढ़ा था कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है, घटती बढ़ती है, ठीक है, प्रेशर के साथ घटती बढ़ती है। तो हमको नहीं पता कितनी घटती बढ़ती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ उस वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं या हम गैस की बात कर रहे हैं या हम किसी और लिक्विड या किसी और सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं लिक्विड की, तो लिखा हो विस्कोसिटी वेरिएशन टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा जिसकी चीज में हम चेंजेस कर रहे हैं उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। मतलब हमने किसी, मान लीजिए हमने से स्टोन को दे रहे हैं, तब जब स्टोन को हम टेम्परेचर, वो इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर हम वही लिक्विड दे रहे हैं तो वो बहुत जल्दी चेंजेस होंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि हम इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है, हम किसके बारे में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल में जानते हैं। तो पहला पॉइंट था लिक्विड। तो जब भी हम लिक्विड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम लिक्विड में लेके चल रहे हैं तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिक्विड में, लिक्विड की बात करते हैं, और जब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मान लीजिए आपके पास भरा हुआ है तो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, यानी कि ये क्या है, क्लोज पैक में है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, क्लोज्ड पैक में है, बिल्कुल पास पास हैं, तो कैसे हैं, क्लोज पैक में हैं, या फिर कह सकते हो क्लोज पैक में, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी इज वेरी स्मॉल, उनकी एक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। मतलब अगर हम जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत पास पास हैं। अब जब पास पास हैं तो इसका मतलब वो क्लोज पैक में है, बहुत ध्यान रखिए कैसे हैं, क्लोज पैक में है। और ये भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, सब वाटर के हैं, तो वाटर के बीच क्या लगता है, कोहेजन फोर्स लगता है, क्या लगता है, कोहेजन फोर्स लगता है। अब कोहेजन फोर्स जब लग रहा है वो किसके बीच लग रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है, सेम, आगे डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो सेम लिक्विड है उसके बीच क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है, और कोहेसिव फोर्स क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स की वजह से लगता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, हमने क्या किया, इसको हीट देना शुरू किया, इसको हीट देना शुरू किया। जैसे ही हम इसको हीट देंगे, जब हीट देंगे, हीटिंग में क्या हो रहा है, हीटिंग के दौरान जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच जो गैपिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है, चाहो तो इसको लिख लो, अगर कोई सी फोर्स ना लिखो, कुछ बच्चे नहीं है तो इसको लिख लो इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स, या सिंपल फोर्स भी जान सकते हो, जो डिप्लोमा के बच्चे हैं वो सिंपल फोर्स भी जान सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इतनी भाषा जानो, सिंपल फोर्स है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको हीट देना शुरू किया। जैसे ही बेटा ये हीट लेंगे तो इनके बीच जो कोहेसिव फोर्स है या जो भी फोर्स है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, वो क्या होगा,
मैं शॉर्ट में लेता हूं, कोहेसिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि जब डिक्रीज होगा यानी कि ये दूर दूर आएंगे, तो इनके भी जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हुआ तो इनका मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ना शुरू होगा। क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होना शुरू होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, यानी कि यहां लिख लो, चाहो तो टेम्परेचर लिख सकते हो, हीटिंग को टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो रहा है, मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब जब मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब मेरे मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से आ गए, ये दूर दूर आ गए, वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो इसकी वजह से मेरी विस्कोसिटी क्या हो गई, म्यू, वो डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बेटा बात ध्यान रखिएगा, एसएससी यही पूछेगा आपसे, सिर्फ लिक्विड की बात करेगा। लिक्विड में जब भी हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स, हीटिंग दे रहे हैं तो कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब हो रहा है कि मेरी विस्कोसिटी आपकी क्या हो रही है, घट रही है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत? एसएससी सिर्फ यही बात पूछेगा, इसके अलावा वो एक शब्द आपसे नहीं पूछेगा सारी कहानी, ठीक है। एसएससी जेई हो चाहे गेट हो, वो इतनी बात पूछेगा जो एक ब्रैकेट में लिखी हुई है। जब भी किसी लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है तो उसका कोहेसिव फोर्स यानी कि जो भी फोर्स होता है वो घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इसकी विस्कोसिटी भी कम होती है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट समझने में? ठीक है, चलिए तो वही लिखा हुआ है, सारी चीजें वही लिखे। टेम्परेचर इंक्रीज, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर कर रहा हूं इंक्रीज ऑफ लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस स्मॉल, बहुत पास पास है, एंड हेंस कोहेसिव फोर्स आर लार्ज। भाई पास पास है तो कोहेसिव फोर्स जुड़े हुए हैं ना, तो कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स इन टेम्परेचर, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज, जब हम टेम्परेचर देखते हैं तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा, एंड हेंस रेजिस्टेंस फ्लो आल्सो डिक्रीज, जो उसके बीच म्यू लग रहा था वो भी क्या होगा, रेजिस्टेंस वो भी घटेगा। देयरफॉर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज, तो क्या होगा, विस्कोसिटी भी उसकी घटेगी विद इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज कोहेसिव फोर्स डिक्रीज। ठीक है, एक ही बात है सबको। जब हम किसी चीज में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ बेटा लिक्विड की बात कर रहे हैं, सिर्फ लिक्विड की। अब वो आपसे लिक्विड पूछेगा, ये नहीं पूछेगा वहां वाटर है, ग्लिसरीन है, क्या है, वो सिर्फ आपसे बात करेगा लिक्विड की। अब जब लिक्विड की बात कर रहा है तो इसका मतलब कोहेसिव फोर्स घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कोहेसिव फोर्स घट रहा है, कोहेसिव फोर्स घट रहा है तो इसका मतलब विस्कोसिटी भी आपकी घट रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी आपकी घटती है, कान में बिठा लीजिए, विस्कोसिटी घटती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। किसमें, सिर्फ लिक्विड के केस में, और किसी केस में ऐसा नहीं होगा। वो आपको पहले डिफाइन करेगा कि आप क्या बोल रहा है, लिक्विड बोल रहा है कि गैस बोल रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बात सबको क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए। कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विस्कोसिटी इज मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोमेंटम। विस्कोसिटी क्या हो रहा है भाई, एक लिक्विड है, कुछ ना कुछ तो मास होगा बेटा, तो विस्कोसिटी इज मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई क्या है, कोई भी लिक्विड किससे मिलके बना है, मॉलिक्यूल से तो मिलके लाए, तो मॉलिक्यूल्स मोमेंटम इन द ट्रांसफर डायरेक्शन प्रोट अबाउट द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट। इतनी बात क्लियर हुई। कोई भी विस्कोसिटी जब ट्रांसफर होगी वो किसके साथ होगी, मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रांसफर होगी, उसका पूरा मास ट्रांसफर होगा। आप ये बात चाहो तो इस लिख सकते हो, मोमेंटम को मास भी लिख सकते हो, पूरा का पूरा मास भी ट्रांसफर होता है, या मास के साथ मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर होते हैं। या हिंदी में लिखें, चिपचिपाहट मुख्य रूप से अणुओं की गति के अनुप्रस्थ दिशा में स्थानांतरण के कारण होता है, जो कि अणु में हलचल पैदा करता है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं गैस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, गैस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस। अब गैस पे विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैं पहले यहां पढ़ देता हूं क्या चीज लिखा हुआ है। द गैस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लार्ज, बहुत दूर दूर है भाई, आपके गैस में सिलेंडर भरा, गैस भरी हुई है सिलेंडर के, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, लार्ज, एंड हेंस कोहेसिव फोर्स अप्रोक्सीमेट जीरो। तो उनके भी जो कोहेसिव फोर्स, जो बॉन्डिंग होगी फोर्स की, वो क्या होगी, लगभग जीरो होगी, या जीरो होगी या लगभग जीरो के बराबर होगी। विद द इंक्रीज टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा अगेंस्ट या डिस्टर्बेंस होगा, एंड हेंस रेजिस्टेंस टू फ्लो आल्सो इंक्रीज। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिस्टर्बेंस भी इंक्रीज करेगा, एंड उसके साथ विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी।
विद द टेम्परेचर बिकॉज कोलाइजन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए अब इसको डिटेल में जानते हैं। चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं गैस में। अगर मेरे पास गैस है तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? बहुत दूर दूर हैं। इनके बीच डिस्टेंस क्या है? बहुत लार्ज है। अब जब लार्ज डिस्टेंस है तो इसका मतलब है इनके बीच कोहेसिव फोर्स लगभग जीरो है या जीरो के बराबर है। लगभग जीरो है या जीरो के बराबर है। अब हमने क्या किया? इसको टेम्परेचर दिया। क्या दिया? इसको टेम्परेचर देना शुरू किया। गैस पर रख दी ना, टेम्परेचर हमने इसको बढ़ाना शुरू किया। अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टरबेंस है वो क्या होगा? वो भी तो इंक्रीज होगा। भाई आपने भाई मॉलिक्यूल्स का खाना क्या है? टेम्परेचर। अब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी डिस्टरबेंस भी तो बढ़ी। भाई जाहिर सी बात है, जब डिस्टरबेंस बढ़ी तो इसका मालूम। चलो इसको एक चीज और ले लो बेटा, यहाँ पे इसको एक छोटा सा ये ऐसे और कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं मुझे यहां से बाहर निकालने हैं। तो जैसे ही मैंने इसको टेम्परेचर दिया, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? यहां आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सारे मॉलिक्यूल्स यहां आके इकट्ठा होना शुरू होंगे, यानी कि डिस्टरबेंस होगी और ये एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। यानी कि हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, यानी कि 1/2 हाफ mv² और एक फॉर्मूला था = 3/2 kT। हाफ से हाफ काट दो, ठीक है, और mv² = 3 kT। सबको कांस्टेंट छोड़ दो तो T इज प्रोपोर्शनली v², या सिंपल लिख सकते हो T इज प्रोपोर्शनली वेलोसिटी। टेम्परेचर जो है वो प्रोपोर्शनली किसका है? वेलोसिटी का है। तो हमने क्या किया? मुझे गैस यहां से फ्लो करवानी है किसी कंटेनर से या किसी पाइप से। मैंने उसको टेम्परेचर दिया। जैसे ही टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे आ गए? बहुत पास पास आ गए बेटा, बिल्कुल ऐसे पास पास आ गए। ठीक है, तो विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा? यानी कि टेम्परेचर जब मैंने बढ़ाया था तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब एक मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? वो निकलने की कोशिश करेगा, तब तक दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? उस पे फोर्स अप्लाई कर देगा कि भाई तू कहां जा रहा है, तू रुक। ठीक है, यानी कि जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मेरी विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि विस्कोसिटी क्या हो गई? मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए और उसमें क्या हो रहा था? मॉलिक्यूल्स क्या रहे थे? लिक्विड में दूर दूर हो गए थे जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया मेरी विस्कोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। इतनी बात आपको याद रखनी है। किस केस में? गैस केस में, चाहे वो एसएससी का बच्चा हो चाहे वो गेट का बच्चा हो। ध्यान रखिएगा कि गैस के केस में जो गैस होती है, जब भी मैं उस पर टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मेरी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक जरा नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब ये वेलोसिटी क्यों बढ़ जा रही है? क्योंकि हमने बोला कि यहां पर जो है, यहां पर क्या हो रहा है? मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ना बहुत तेजी के साथ। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तब सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए। जब वो इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब है मेरी विस्कोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। दूर दूर हो गए, इसका मतलब घट गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां तक नोट करिए जरा बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नोट कर लिया होगा सब लोगों ने, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम कोई मशीनरी फिट करते हैं, पावर प्लांट स्टेबल करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे घर पर मोटर फिट होनी है, तो मोटर फिट होनी है तो हम बोल देते हैं कि भाई अपनी सुविधा के अनुसार कि भाई नहीं यार थोड़ा सा हाइट पे कम कर दो या नीचे कर दो, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार हम अपनी मोटर फिट करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्निकली जब हम किसी को पावर प्लांट स्टेबल करते हैं तो लिखा होता है कि इतने हाइट पर ये मोटर स्टेबल होगी। ठीक है, नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा आपकी मोटर घर पे खोलिएगा, उसमें जो प्रोपेलर होता है ना, जो पंखा चलता है जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो प्रोपेलर में क्या गड्ढे गड्ढे से होंगे। तो गड्ढे गड्ढे से पड़ने का कारण क्या है? यानी गड्ढे को बोलते हैं कैविटेशन। उसका कारण है वेपर प्रेशर।
ठीक है। अब बोलेंगे क्योंकि वो बहुत सस्ती चीज़ है, 5-6 हज़ार 10 हज़ार में आ जाती है, तो हम लोग सोचते हैं ठीक है लगा लो। लेकिन जब हम पावर प्लांट स्टेबल करते हैं तो वहां पर करोड़ों अरबों की चीज होती है, तो हम इसका बहुत ध्यान देते हैं। अगर इसका ध्यान नहीं दिया तो समझ लिया आपका पूरा का पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए बात करते हैं ये है क्या चीज। ठीक है, तो लिखा हुआ है लिक्विड एयर इंटरफेस। चलो पहले बात कर लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं। चलिए, एक क्लोज कंटेनर है। क्या लिया मैंने? एक क्लोज कंटेनर। क्या लिया है? क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर लिया और उसमें मैंने वाटर फिल कर लिया। बहुत बढ़िया बात है बेटा, वाटर फिल कर लो। यानी कि मैंने हिंदी में बोलेंगे पानी फिल कर लिया, भर लिया पानी। ठीक है, अब पानी भरने के बाद ठीक है मैंने क्या किया, इसको हीट देना शुरू करी। ऊपर क्या है, खाली जगह है, हीट सप्लाई करना शुरू की। ठीक है, अब हीट सप्लाई की मैंने, तो यहां से क्या निकलेगा, जैसी हीट सप्लाई की तो यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, यहां से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। क्या निकलेगी? स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या निकलना शुरू हो जाएगी? स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। जब स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी उसके बाद इसका प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर, वेपर का प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब इसको बोलेंगे हम, ये कंडीशन कैसी हो गई? इक्वल बेरियम कंडीशन हो गई। इक्वल बेरियम कंडीशन हो गई, या कह सकते हो इक्वल, इक्वल कंडीशन। हिंदी में बोलते हैं बराबर कंडीशन हो गई, मतलब ऊपर का प्रेशर नीचे का प्रेशर बराबर हो गया, इक्वल कंडीशन। ठीक है, चलिए बात, अब हमने एनर्जी देना बंद कर दी, उसके बाद क्या होगा? जब एनर्जी देना बंद करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो स्टीम थी वो कंडेंस होना शुरू होगी। यानी कि जो वाटर की जो सबसे ऊपर वाली सतह पर है, तो स्टीम की जो ड्रॉपलेट बनेंगी, सबसे पहली जो ड्रॉपलेट बनेंगी वो वाटर के सरफेस पर स्टीम क्या कर रही है? स्टीम बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टीम क्या हो रही है? कंडेंस हो रही है। स्टीम क्या हो रही है? कंडेंसेशन हो रहा है। किसका? स्टीम का। जब स्टीम का कंडेंसेशन हो रहा है तो स्टीम की जो पहली ड्रॉपलेट बनी, अब वो क्या करेगी, वाटर के सरफेस पर क्या लगाएगी? दबाव लगाएगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। इसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। मेरी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत? क्या बोलेंगे उसको? वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कैविटेशन की। तो कैविटेशन में क्या हो रहा है कि फॉर द एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल के एग्जाम्पल तौर पे। कन्वर्जन नोजल, डाइवर्जन नोजल। ठीक है, चलिए नोजल का काम क्या है? सिंपल, इस वाले पार्ट का प्रेशर को डिक्रीज करना, वेलोसिटी को बढ़ाना है, इसके अलावा कोई टेक्निकली काम नहीं है इसका। इस पोर्शन का काम क्या है? इसका काम है प्रेशर को बढ़ाना, वेलोसिटी को कम करना। हिंदी में बोलते हैं नोजल या डिफ्यूजर, या फिर या लिख लो डिफ्यूजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजर। अब यहां से जो फ्लो आ रहा है, कंटिन्यूस जो फ्लो चल के आ रहा है, और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, जैसे ही यहां पर एंटर किया वेलोसिटी मेरी बढ़ गई। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गई, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ी प्रेशर कम हुआ, थ्रॉट पे आया। ठीक है, ये इसका थ्रॉट है, थ्रॉट से जैसे ही पास किया यहां पर क्या होगा, हाई प्रेशर जोन है। ये क्या है? हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, जैसे यहां पर हाई प्रेशर आया और यहां पर किसी की वजह से, यानी हो सकता है ये नैरो पार्ट हो जाए या बहुत ज्यादा पार्ट हो जाए, तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया।
जिस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या ग्रोथ हो जाएंगे, बबल जनरेट हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या हो जाएंगे, बबल जनरेट हो जाएंगे। अब बबल क्या हो रहे हैं, ये इधर का लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर, मैं पी लिख दिया सिंपल, जोन लो प्रेशर जोन है। अब सारे के सारे बबल क्या गए, हाई प्रेशर जोन में गए, ठीक है, हाई प्रेशर जोन में गए, बहुत बढ़िया बात है, ये सारे के सारे आप क्या है, बबल हैं। अगर ये बेटा बीच में फटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सतह पर फटे, यहां पर इसकी सतह पर फटे, तो ये क्या करेंगे, यहां पर ऐसे गड्ढा कर देंगे। किसी और उससे ले लो, यहां पे क्या करेंगे, ये ऐसे गड्ढा कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, जो गड्ढा बोलते हैं, तो बोलते हैं कैविटेशन, या फिर बोलते हैं पिटिंग एक्शन। क्या बोलते हैं, कैविटेशन या पिटिंग एक्शन। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि अगर बबल, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर बबल हाई प्रेशर जोन में जाके फटती है तो वहां पर क्या कर दे, वो गड्ढे से कर देगी, गड्ढा कर देगा मतलब कैविटेशन हो जाएगी, हिंदी में बोलते कैविटेशन। अब कैविटेशन का दूसरा नाम है पिटिंग एक्शन, ठीक है। जब गड्ढा हो गया तो मैंने जो करोड़ की टरबाइन लगाई थी, इसका मतलब ये हो गया, जब ये कंडीशन मेरी हो गई कैविटेशन पिटिंग हो गई, तो मैंने एफिशिएंसी फॉर द एग्जांपल कि मैंने बोला था कि मेरी प्लांट की एफिशिएंसी 40% रहेगी, लेकिन कैविटेशन यानी कि जो उसकी सतह थी वो स्मूथ नहीं रही। जब स्मूथ नहीं रही तो इसका मतलब जो स्टीम लाइन है वो भी घट बढ़ गई। तो इसका मतलब होगा जब कैविटेशन हुआ या पिटिंग हुआ तो इसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपने प्लांट लगाया होगा 80 से 90 साल या 60 साल के लिए, वो प्लांट आपका 20 साल में टोटल डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसकी वजह से, इन छोटे छोटे बबल्स की वजह से। इनको मुझे रोकना है, तो मैं क्या करूं, तो सबसे पहले मुझे करूंगा कि अगर मुझे वेपर प्रेशर मेरा ज्यादा है, किससे, लिक्विड प्रेशर से, तो भी मेरी बबल ग्रोथ होती रहेगी। अगर मेरा, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, मतलब भाप वाला प्रेशर, ठीक है, लिक्विड, दोनों बराबर हैं तो भी मेरे इसको बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन सैचुरेशन कंडीशन इतना नोट करिएगा बेटा। इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन कंडीशन। तो इस पर भी मेरे बबल्स जनरेट हो रहे होंगे, बबल जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। तब मुझे क्या करना है, मुझे तीसरी कंडीशन फाइंड करनी है कि मुझे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा रखना है, किससे, वेपर प्रेशर से। तो इस कंडीशन में, जो ये कंडीशन है, तो नो बबल जनरेट। इतनी बात क्लियर हुई, तब मेरे कोई भी बबल जनरेट नहीं होगा। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा, कोई पॉइंट। चलिए अब हम जो पॉइंट छोड़ आए थे जो बोला गया है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। लिक्विड एयर इंटरफेस, भाई लिक्विड का और वाटर का इंटरफेस था कुछ ना कुछ, ठीक है, या हमने उसको लिया था स्टीम में। इंटरफेस कंटिन्यूस एक्सचेंज फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। अगर एयर नहीं समझ में आ रहा तो यहां पर वेपर आप ले सकते हो बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हटा दीजिएगा, इसको वेपर ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेस कंटिन्यूस, इंटरफेस का मतलब होता है कि यहां पर एक मेरा लिक्विड था और ऊपर क्या थी, स्टीम थी, तो ये क्या हो गया, इसका इंटरफेस हो गया। कंटिन्यूसली एक्सचेंज मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस, लिक्विड evaporate because the liquid molecules escape from the surface into the gas। भाई यहां पर खाली जगह थी, यहां से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमने हीट दी तो मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है into the gas forms called vapor pressure। इतनी बात क्लियर हुई, escape from the surface into the gas form called vapor pressure। इतनी बात क्लियर हुई जो हमने अभी बात की थी, ठीक है। भाई ऊपर जो लिक्विड था बाद में हमने गैस में कन्वर्ट किया एक क्लोज कंटेनर में, उसके बाद हमने गैस देना बंद कर दी, तो जो भी गैस है वो कंडेंस होगी। तो कंडेंस होने के बाद जो ड्रॉपलेट बनेंगी वो क्या करेंगी, लिक्विड पर क्या करेंगी, दबाव डालेंगी, उसी को हमने क्या बोला था, वेपर प्रेशर बोला था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर हिंदी में जान सकते हो, द्रव या वायु
या वाष्प लिख सकते हो, ठीक है। इंटरफेस में अणुओं का निरंतर आदान प्रदान होता है। भाई आप गर्म करो तो आदान प्रदान तो होगा ही, द्रव वाष्पित हो जाता है क्योंकि द्रव अणु सतह से निकलकर गैसीय रूप में चले जाते हैं जिसे वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, कैविटेशन। हम जान भी चुके थे कैविटेशन क्या थी, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल्स भी लिया कि कैविटेशन कुछ इस तरीके से हमने एक, ये लो प्रेशर क्या है, चलो इसको दोबारा बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से था, कन्वर्जन डाइवर्जन CD, ठीक है। ये लो प्रेशर जोन था, इधर हाई प्रेशर जोन था। चलिए अब क्या हो रहा है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, बबल इंक्रीज होना शुरू है, कैरी द हाई प्रेशर, दे कोलैप्स एंड द सराउंडिंग। हाई प्रेशर जोन कहाँ कोलैप्स होंगे, ये हाई प्रेशर जोन में कोलैप्स होंगे। द लिक्विड रश इन दिस रीजन रिजल्टिंग द डैमेज ऑफ द पोर्शन नोन एज कैविटेशन। वो क्या करेंगे, जब यहाँ फटेंगे तो इसकी सतह को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सतह ऐसी नहीं रही, ये खुरदरी हो जाएगी, यानी कि इसमें गड्ढे पड़ जाएंगे, कैविटेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। टू अवॉइड द कैविटेशन द लिक्विड प्रेशर, अगर मुझे ये कंडीशन नहीं रखनी है, मुझे अपनी टरबाइन में गड्ढे नहीं लाने हैं, तो मुझे क्या करना है, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट शुड बी नॉट अलाउ टू द फॉल वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर से नीचे नहीं लेके जाना है, मुझे क्या रखना है, हमेशा ये कंडीशन रखनी है, तब मेरे बबल्स ग्रोथ नहीं होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। हिंदी में बोला गया है बुलबुले का दबाव बढ़ जाता है और वे ढह जाते हैं। भाई यहां पर जब दबाव बढ़ेगा तो ये फट जाएंगे और आसपास का उच्च दबाव वाला तरल बाहर निकल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह हिस्से का नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे कैविटेशन कहते हैं। भाई नुकसान तो पहुंचाएंगे, जाहिर सी बात है, अब खेलने तो आए नहीं है वहां पे। कैविटेशन से बचें, किसी भी बिंदु पर तरल का दबाव कम नहीं होना चाहिए। भाई तरल का मतलब लिक्विड का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये लिक्विड का प्रेशर कम ना हो, ठीक है, होना चाहिए। वाष्प का दाब कम नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है बेटा ये हिंदी में, वाष्प का दाब कम होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। करेक्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है? चलो चलो अब हम बात करते हैं कि हमने देखा बेटा कि कभी कभी क्या जनरली देखा होगा आपने, लैब में टेस्ट किया होगा कि ज्यादातर हम मरकरी का यूज करते हैं और हम प्लांट में भी अपनी मरकरी का यूज करते हैं। भाई क्यों करते हैं, उसके जगह पे हम अदर मेटल भी तो यूज करते थे। भाई मरकरी क्या है, मेटल का भी हिस्सा है, लिक्विड का भी हिस्सा है। तो मरकरी की जगह पे हमने इसको क्यों किया, मरकरी इसलिए किया कि मरकरी अगर बाई चांस टूट कर आपका U2 मैनोमीटर, मैं प्रेशर मेजरमेंट किया था यूट्यूब से, जब U2 मैनोमीटर की मरकरी टूट कर कहीं ना कहीं अगर टरबाइन में चली गई तो बहुत ही कम प्रेशर पर क्या होता है, वो लिक्विड मतलब वाष्प में बदल जाती है, मतलब वेपर में बन जाती है। जब वेपर में बदल जाती है तो वो इजीली बाहर निकल जाती है, वो टरबाइन की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो वही लिखा हुआ है मरकरी हैज वेरी लो वेपर प्रेशर। क्यों यूज किया है, देखो यहां डायग्राम बना के देख लो सबसे अच्छा, कि अगर मेरी मरकरी और U2 मैनोमीटर कहां लगा था, वो यहां लगा था। बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कहां लगा होता है, कन्वर्जन नोजल पे लगता है, डाइवर्जन पे नहीं लगता है, ठीक है, और यहां लगा होता है, ठीक है, आगे बात करेंगे डिटेल में। तो ये जो मरकरी भरी हुई है, अब ये टूट कर यहां आ गई, तो मरकरी हैज लो वेपर प्रेशर, मरकरी का क्या है, बहुत लो वेपर प्रेशर है, वो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत इजीली, आसानी के साथ, वो सतह को नुकसान पहुंचाएगी नहीं, वहां तक पहुंचेगी नहीं। तो लो वेपर प्रेशर इट कैन यूज द प्रेशर मेजरमेंट इक्विपमेंट, इसीलिए मरकरी को हम ज्यादातर प्रेशर मेजरमेंट इक्विपमेंट में यूज करते हैं, सो दैट इट कैन मेजर इवन लो प्रेशर विदाउट इवेपोरेटिंग। हम यहां पर मेजर कर सकते हैं, और मरकरी का जो वेपर प्रेशर है वो 1.72 10⁵ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मरकरी को क्यों यूज किया, ताकि वो आसानी से इवेपोरेट हो जाए और टरबाइन की सतह को नुकसान ना पहुंचाए, वहां पर कैविटेशन ना करे, क्रिएट ना करे, इसीलिए हम मरकरी को यूज करते हैं, अदर लिक्विड को यूज नहीं किया गया। चलिए आगे चलते हैं। कैविटेशन जर्नली अनोइंग वाइब्रेशन। भाई अब
कैविटेशन हो गई तो क्या होगा, वाइब्रेट तो होगा, क्योंकि आपने जो फ्लो बनाया था वो लेमिनार बनाया था, अब फ्लो आपका कैसा हो गया, टर्बुलेंस हो गया। तो टर्बुलेंस हो गया तो वाइब्रेट तो करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। तो अनोइंग वाइब्रेशन एंड नॉइज एंड केस द डैमेज ऑफ इक्विपमेंट बिकॉज इट केस इरोजन। भाई आपने क्या, जब गड्ढे पड़ गए थे तो वहां से गड्ढे से क्या हो रहा था, ये मेटल रिमूव हो गया, तो इरोजन, सरफेस या पिटिंग एंड फटीक फेलर। तो उससे क्या होता है कि आपकी सतह को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचता है। किसकी वजह से, वो छोटे से बबल की वजह से। बेटा छोटे से बबल ने कितना नुकसान किया आपको, देखो वो वाइब्रेट भी कर रहा है, ठीक है, वो इरोजन भी कर रहा है, वो नॉइज भी कर रहा है, वो आपकी सब ऐसी तैसी कर रहा है, यानी कि एफिशिएंसी पूरी की पूरी डैमेज कर दी। अब जब डैमेज हो गई तो सारी की सारी चीजें आपकी कोई काम की नहीं रही, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, आपने जो करोड़ रुपए लगाए थे वो आपका लॉस हो गया। तो जो भी चीज हम लगाते हैं घर पे, तो भैया बेटा जो भी हम पंप लगाते हैं लगा लेते हैं सिंपल की, भाई हम जो हमारे हिसाब से होगा, हमारी सुविधा के हिसाब से होगा, हम लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम ये प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में ऐसा नहीं होता कि हम जो सुविधा देखेंगे, हम एक एलिवेटेड हाइट चेक करते हैं उसके बाद लगा लें, ताकि मेरी वेपर जनरेट ना हो, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ना हो, हमेशा लिक्विड का प्रेशर हाई हो। बार बार बोल रहा हूं, लिक्विड का प्रेशर हाई होना चाहिए, किससे, वेपर प्रेशर से। तो आपका बबल्स नहीं बनेंगे, आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वेपर प्रेशर इंक्रीज, अगर मैंने क्या कहा, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, वीपी, शॉर्ट में लिखता हूं वीपी। अगर वेपर प्रेशर बढ़ाया, यानी कि सिंपल, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो मेरी कैविटेशन भी इंक्रीज होगी। गेट ने पूछा एक बार क्वेश्चन, ठीक है, और एसएससी ने भी पूछ चुका है, 1 नंबर में ईएस भी पूछ चुका है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज द कैविटेशन, इसका मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ने से मेरी कैविटेशन बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, कैविटेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। हिंदी में लिखा है वाष्प दाब, तापमान बढ़ता है तो उसके साथ गुह्यकन बढ़ता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एट हाई टेम्परेचर चेंज, भाई देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर रहा हूं, उसको चेंजेस कर रहा हूं। एट हाई टेम्परेचर चेंज ऑफ मोर कैविटेशन, अगर मैं इसको टेम्परेचर को ज्यादा चेंजेस कर रहा हूं तो मोर कैविटेशन होगी। इज दैट इज द ग्रेटर चांस ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड फ्लो में फॉल बिलो द वेपर प्रेशर। इसका मतलब है कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो फॉल कर जाएगा वेपर प्रेशर से। उच्च तापमान पर अधिक कैविटेशन परिवर्तन होता है, अर्थात तरल प्रवाह में दबाव वाष्प दबाव से नीचे गिरने का अधिक संभावना बनी होती है। तो मुझे टेम्परेचर क्रिएट करना है, टेम्परेचर मेंटेन रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, जब टेम्परेचर मैं मेंटेन करूंगा तो इसका मतलब मैं वेलोसिटी भी मेंटेन करूंगा। V इज प्रोपोर्शनली T, अभी हमने देखा, अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। V इज अ प्रोपोर्शनली T, मुझे अपनी गति पर नियंत्रण रखना है, भागना नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप दौड़ते आते हैं किसी कोचिंग में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बहुत तेजी के साथ दौड़ते आ रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा, सांस फूलेगी, सांस फूलेगी, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से आपके लॉसेस एनर्जी ज्यादा होगी वेलोसिटी बढ़ाने से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। बात कर रहे हैं कि सारी वैल्यू किसमें, 20 डिग्री सेल्सियस पर। पेट्रोल की है 3100, कैरोसिन की है 337 और वाटर की है 239। इसका मतलब ये हुआ वेपर प्रेशर डायरेक्टली इवोपरेशन, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी जल्दी इवोपरेट हो रहा है, इसका मतलब तो यही है। तो इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, ठीक है। इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवोपरेशन। इसका मतलब है कि अगर मैं तीनों का एग्जांपल लूं और तीनों को खुला छोड़ दूं तो सबसे पहले महक किसकी आएगी, आपको पेट्रोल की आएगी, कैरोसिन की जल्दी नहीं आएगी, ठीक है। तो क्योंकि पेट्रोल की जो वैल्यू है वो 3100 है, उसकी ज्यादा वैल्यू है, यानी कि इसका मतलब वो जल्दी इवोपरेट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जो एसएससी ने एक बार पूछा हुआ है, एसएससी जेई ने ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर मैंने v बराबर अंडर रूट
2GH। अगर H की वैल्यू मैंने 2 ले ली फॉर एग्जाम्पल तौर पर, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी, और G की वैल्यू मैंने 10 ले लो, तो √2 इंटू 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 4, तो 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो 2 √10, ठीक है। इसको थोड़ी देर नियर कर देते हैं, तो ये वैल्यू लगभग वेलोसिटी की क्या है, 2 है। अगर मैं वही बात कर रहा हूँ P बराबर ρGH, प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसी को, तो P बराबर, मैं बात कर रहा हूँ वाटर की, तो मैंने ले लिया 1000, 9.81, और हाइट क्या थी, 2 ही ली थी, 2 ले ली, तो प्रेशर कितना हो गया, यानी कि वेलोसिटी मेरी बहुत कम है लेकिन मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरी वेलोसिटी बहुत कम है, प्रेशर मेरा बहुत हाई है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वैल्यू के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल तौर पे लिया हुआ है, बहुत ज्यादा है समझाने के लिए, ठीक है, प्रेशर मेरा बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी हैड डिक्रीज एंड प्रेशर हैड इंक्रीज, प्रोड्यूस नॉकिंग, वाइब्रेशन एंड एफिशिएंसी डिक्रीज। मतलब समझ में आया बेटा, वेलोसिटी हैड डिक्रीज, अगर मेरी वेलोसिटी हैड डिक्रीज है, यानी कि वेलोसिटी हैड नहीं समझ में आया तो सिंपल वेलोसिटी समझ लो, वेलोसिटी मेरी कम है, तो इसका मतलब मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, प्रेशर हाई है तो इसका मतलब मेरी नॉकिंग की संभावना ज्यादा होगी, वाइब्रेशन की संभावना नहीं, मेरी एफिशिएंसी भी घट जाएगी। तो मुझे क्या करना है, इन सब चीजों को बढ़ाना है, तो मुझे प्रेशर कम करना होगा बेटा और वेलोसिटी को बढ़ाना होगा। मेरी बात करी हुई, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई? चलो आगे चलते हैं। हैव कैविटेशन, लोकल का मतलब बेटा देखा, लोकल का मतलब होता है कि जैसे हमने बोला कि जैसे मैं बरेली में रहता हूं, तो जी की वैल्यू हम लेते हैं 9.81, तो लेकिन बरेली में क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, जी की वैल्यू वही सी लेवल से कुछ ना कुछ चेंज है, तो ये कुछ ना कुछ कम होगी या ज्यादा होगी, तो मैं बोलता हूं उसको लोकल। जो वैल्यू जी से 9.81 स्टैंडर्ड से नीचे है, ठीक है, वहां से हटकर वैल्यू है स्टैंडर्ड से, तो उसको बोलते हैं लोकल। तो लोकल वेलोसिटी इंक्रीज, सो लोकल प्रेशर डिक्रीज, ब्लो द वेपर प्रेशर। मेरी बात क्लियर हुई? मुझे क्या करना है, वेलोसिटी को बढ़ाना है, ठीक है, और प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो ब्लो द वेपर प्रेशर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एलिवेशन इज केप्ट हाई दैट द लोकल प्रेशर डिक्रीज ब्लो द वेपर प्रेशर, ठीक है। ऊंचाई को इस तरह पर रखा गया है कि स्थानीय दबाव को वाष्पदाब के नीचे चला जाए, तो मेरी कैविटेशन की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी को बढ़ाना नहीं है, घटाना है, और प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, सॉरी, वेलोसिटी को मुझे बढ़ाना है, वेलोसिटी को मुझे बढ़ाना है और प्रेशर को मुझे घटाना है, तब तो मेरी कंडीशन ठीक रहेगी। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, वेलोसिटी कम कर दिया, तब डैमेज की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। नोट करके लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ओवर द कॉन्केव सरफेस लेस वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस। भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या मतलब है इसका, अगर मैं बात कर रहा हूं कॉन्केव सरफेस की, ठीक है, एक प्लेन कैसा है, कॉन्केव है कुछ इस तरीके से, और एक प्लेन सरफेस है, तो सबसे ज्यादा इवोपरेशन किस में होगा, वेपर प्रेशर ओवर द कॉन्केव सरफेस लेस वेपर प्रेशर ओवर द प्लेन सरफेस। इसका मतलब ये हो गया, अगर इवोपरेशन इसमें क्या होगा, कम होगा, और इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सपोज एरिया यहां ज्यादा है, यहां पर एक्सपोज एरिया कम है। मेरी बात क्लियर हुई? यहां पर जो कॉन्केव सरफेस है उसमें एक्सपोज एरिया कम है, और यहां पर प्लेन सरफेस में एक्सपोज एरिया ज्यादा है, और जिसमें एक्सपोज एरिया ज्यादा है तो इसका मतलब इवोपरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई है? और एसएससी ने पूछा है बेटा, ये सब एसएससी गेट सब पूछ चुके हैं, तो सब मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। भाई जाहिर सी बात करें कि ये किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज बिग एरिया मोर लिक्विड अवेलेबल टू इवोपरेट एरिया इंक्रीज इवोपरेट मोर। भाई जाहिर सी बात है कि अगर एरिया ज्यादा है तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है, एरिया कम है तो इवोपरेशन भी कम होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो
इंडस्ट्री में यूज होता है। पाइपलाइन वेपोराइजेशन अवॉइड HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अब 0.64 मीटर, या तो इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए वैल्यू, इसके या तो बराबर हो या इसके नीचे हो। तो पाइपलाइन में क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा। जैसे मान ली कहीं पे लिक्विड की पाइपलाइन बिछाई जाती है, तो जब लिक्विड की पाइपलाइन बिछाई जाती है तो ये वैल्यू ध्यान रखी जाती है, ठीक है, किससे, सी लेवल से, जिसको बोला जाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। अगर बेटा आपने पाइपलाइन इससे ऊपर बिछा दी तो आपको जो लिक्विड है ना वो कंटिन्यूस इवेपोरेट होता रहेगा, और कंटिन्यूस इवेपोरेट होगा तो आपका जो लिक्विड वो पहुंचेगा नहीं वहां तक, ठीक है। तो ये बात मुझे ध्यान रखनी होती है और एसएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है। दूसरा है, अगर मुझे बाउंड्री उसकी सेफ रखनी, तो बाउंड्री हैज अफेक्टेड बाय द कैविटेशन कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पिटिंग बाय कन्वर्टिंग इन विद द टच मटेरियल लाइक एसएस ऑफ रबर। एसएस का मतलब है स्टेनलेस स्टील की जो रबर होती है वो, जैसे मान ली यहाँ सतह है, तो हमने क्या किया कि उसकी सतह पर एक एसएस की रबर लगा दी। किसकी, एसएस की रबर लगा दी। अब क्या हो गया, आपकी सतह प्रोटेक्ट हो गई। जब आपकी सतह प्रोटेक्ट हो गई तो उसमें गड्ढे, ना ही पिटिंग, ना ही कुछ होने की संभावना है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम टाइप ऑफ फ्लूइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कैसे शॉर्टकट्स के जनरेट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप ऑफ द फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉर्टन फ्लूइड। चलिए टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जो बच्चे गेट के हैं, एसएससी के हैं, ठीक है, जो बच्चे डिप्लोमा में, ये सभी के लिए यूजफुल हैं, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं तो अपने जूनियर सीनियर्स को प्रमोट करिए, ठीक है, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी को जो दिक्कत हो तो हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के माध्यम से आप पूछ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। लेकिन सजेशन आप जरूर दीजिए हमें अपना, कि हम आपके लिए कैसा और मटेरियल दें, ठीक लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है, ये सजेशन हमें जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।